सुप्रभात बच्चों। आज अपन चलते हैं कक्षा 8 की हिंदी पसंद पाठ 3 बस की यात्रा। ठीक है बच्चों, बस की यात्रा इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हरिशंकर परसाई। पाठ के लेखक हैं डॉक्टर हरिशंकर परसाई। देखो बच्चों, बस की यात्रा यह पाठ जो है बहुत ही एक व्यंग्यपूर्ण शैली से लिखा हुआ है, हास्यपद तरीके से लिखा हुआ है। ये एक कहानी के रूप में है। यात्रा का मतलब होता है आना जाना। ठीक है बच्चों, तो अपन पहले चलते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थ के ऊपर। ठीक है, ये है अपने कठिन शब्दार्थ। ठीक है बच्चों, पहला है निर्मित। निर्मित का मतलब है कारण, साधन, गोता, डुबकी लगाना। ठीक है बच्चों। इत्तेफाक। इत्तेफाक का मतलब होता है सहयोग। सहयोग यानी अचानक मिल जाना। बियाबान। बियाबान का मतलब होता है जंगल, बिल्कुल उजाड़ खंड, बिल्कुल सुनसान, जहाँ ना कोई दुकान होती है ना कोई मकान होता है, केवल पेड़ ही पेड़, बिल्कुल सुनसान जगह होता है, उसको बोलते हैं उजाड़ खंड। अंत्येष्टि मतलब मृतक। कर्म दाह संस्कार। ठीक है। प्रयाण मतलब प्रस्थान या मरना। पेतापी बेचैनी। बेचैनी मतलब तिल मिला जाना। ठीक है बच्चों, तो ये थे अपने कठिन शब्दार्थ। अब अपन देखो चलते हैं पाठ में। पाठ है अपनी बस की यात्रा। लेखक है अपने डॉक्टर हरिशंकर परसाई। इसमें क्या है, लेखक जो है वो 5 मित्रों की एक कहानी लिख रहे हैं। कहानी के रूप में हास्यपद तरीके से आपको पाठ को समझाया जा रहा है। हम 5 मित्रों ने देखा कि शाम 4 बजे की बसें चली पन्ना से। इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यहाँ के यहाँ क्या कह रहा है लेखक कि हम 5 मित्र हैं, वो क्या घूमने जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। आप लोग भी करते हो, क्या करते हो कि कभी आपकी इच्छा होती है तो आप लोग क्या करते हो कि जैसे शाम को आपको स्कूल जाना होता है, आप शाम के टाइम क्या करते हो कि चलो जयपुर घूम के आते हैं या पिलानी घूम के आते हैं, सुबह उठ के स्कूल चलेंगे। वैसे ही इन 5 मित्रों ने क्या किया कि जबलपुर जाने की योजना इन्होंने बनाई। जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो 5 मित्र मिलके क्या कर रहे हैं, जबलपुर घूमने जाने की योजना बना रहे हैं। और उनमें से क्या होता है कि 2 मित्र जो है वो क्या करने हैं कि उनको सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है। तो उन्होंने क्या योजना बनाई कि अपन जो है शाम की बस से चलेंगे, पन्ना से अपन सतना चलेंगे और वहाँ से ट्रेन पकड़ के अपन जबलपुर चलेंगे, और इसी प्रकार अपन जबलपुर घूम के और सुबह वापस आ जाएंगे। इस प्रकार उन्होंने एक योजना बनाई। लेकिन उसी बीच उनको कोई समझदार आदमी जो है वो मिलता है और वो इनको समझाता है कि शाम के टाइम की बस से सफ़र नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, क्यों, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डायन है। उस समझदार आदमी ने क्या कहा कि डाकू नहीं मिलते हैं, बस डायन है। बस को डायन क्यों कहा गया है, यहाँ देखो। बस को बच्चों इसलिए डायन कहा गया है कि बस बहुत ज़्यादा पुरानी है। इसका आगे का जो भाग है वो पूरा टूटा हुआ है। पहिए जो है वो पूरे घिसे हुए हैं, बहुत पुराने हैं। खिड़कियाँ जो हैं उनके शीशे टूटे हुए हैं, और जो थोड़े बहुत शीशे हैं वो कभी भी नीचे गिर सकते हैं। ऐसी हालत बस की है। मतलब इससे यात्रा करने वाला अपने जगह पहुंचने में असमर्थ रहता है, इसलिए बस को डायन कहा गया है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? आगे देखो। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र भरी खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसीलिए इसमें सफ़र नहीं करना चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक क्या कह रहा है कि जब हमने बस को देखा, किसको देखा? जब हमने बस को देखा तो हमारे को क्या लगा कि बस जो थी वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है निशान लिए हुए थी। बस जो थी बहुत ज़्यादा मतलब पुरानी हो चुकी थी, इसलिए उसको बूढ़ी कहा गया है। बस बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, और उसके ऊपर उम्र, जैसे बूढ़े लोगों के अनुभव के निशान होते हैं, वैसे चलने से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निशान जो थे वो हो चुके थे। आगे देखो। बस कंपनी के एक रिश्तेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उससे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोला, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही
तो हम देखना चाहते हैं अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? अब यहाँ क्या है, लेखक एक व्यंग्य कर रहा है, किस पे कर रहा है? जो कंपनी बसें चलाती है उसका एक हिस्सेदार आदमी भी जो है उसी बस से यात्रा कर रहा होता है। तो पांचों मित्र मिलके उसको पूछते हैं कि ये बस चलती भी है या नहीं चलती है। तो वो बोलता है कि नहीं चलती है, अभी चलेगी। इस प्रकार जो बस में यात्री बैठे हैं, आप अपन कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, बस में जो लोग बैठे होते हैं उनसे अपन बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते क्या होता है, अपना एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। तो उसी प्रकार ये लोग आपस में बात कर रहे थे। उसी बस में क्या होता है, एक और इंसान होता है, वो क्या है, डॉक्टर होता है। तो देखो आगे डॉक्टर क्या कह रहा है, हमें आका पीछा करने लगे। डॉक्टर ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नहीं नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। डॉक्टर साहब ने हास्यवंत तरीके से क्या समझाया कि तुम लोग डरो मत, आराम से बैठ जाओ, ये नई बसों की जो नई बसें होती है उनकी तरह से नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है। और जिस प्रकार माँ बेटे को गोद में उठा के लेके जाती है, उस प्रकार अभी अपने को ये लेके चलेगी, बहुत ही आरामदायक। हम बैठ गए। जो सोचने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आँख कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी कूच करने के लिए एक निर्मित चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उससे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ये सारी मजाक टाइप बातें उनके बीच में चल रही थी। इतने में क्या होता है कि बस स्टार्ट होती है, और जब बस स्टार्ट होती है तो उसके इंजन की इतनी तेज़ आवाज़ होती है कि लेखक को ये लगता है कि क्या लग रहा है लेखक को कि शायद इंजन जो है वो उसके अंदर हम बैठे हैं, या शायद इंजन जो है हमारी सीट के नीचे लगा हुआ है। लेखक को ये लगता है। आगे लेखक क्या सोच रहा है कि जो टूटे फूटे कांच हैं वो शायद इतनी तेज़ आवाज़ से टूट के हमारे ऊपर गिर जाएंगे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, साइड में हो जाते हैं। आगे देखो बच्चों, बस सचमुच चल पड़ी, और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। यहाँ क्या है, लेखक भी एक व्यंग्य कर रहे हैं। गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या है कि जब अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने एक विद्रोह किया था। कब किया था? 1930 में। ये विद्रोह कब हुआ था बच्चों? 1930 में। अवज्ञा का मतलब क्या होता है कि जो अंग्रेज भारतीयों को आज्ञा देना चाहते थे वो उसका पालन नहीं कर रहे थे। ठीक है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से ऐसा योग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बोटी से ऐसा योग चल रहा था, कभी लगता सीट बोटी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बोटी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यहाँ लेखक अपने को क्या कह रहा है कि हम जब ये सारा चल रहा था सविनय आंदोलन, उसके बीच में हमारे को क्या लग रहा था कि हम बस चल रही थी, हम उसमें बैठे थे, लेकिन बस इतनी बुरी तरह से चल रही थी कि हमारे को ये लगता कि कभी हमारी सीट आगे चली जाती तो बॉडी पीछे रह जाती, कभी बॉडी आगे आती तो हमारी सीट पीछे रह जाती है। इस प्रकार करते करते वो 8-10 किलोमीटर आगे निकल गए। आगे देखो क्या होता है, एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ लेखक जो है हास्यप्रद तरीके से क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हम 8-10 किलोमीटर दूर चले और एकाएक वापस से बस रुक गई। क्यों रुक गई? जब देखा तो पता चला कि पेट्रोल की टंकी में जो है छोटा सा छेद हो गया। जब पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया तो ड्राइवर ने क्या किया कि पूरा पेट्रोल जो है बाल्टी में निकाला और लाके अपने साइड में रख लिया, और एक प्लास्टिक की पाइप से नलकी से इंजन में तेल डालने लगा। और ये सारी चीज़ें देख के लेखक ये कह रहा है कि मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे
ड्राइवर जो है इंजन को दूध पिला रहा हो। यहाँ देखो इसके ऊपर माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ये क्यों है कि जब भी अपन किसी निर्जीव चीज की सजीव से तुलना करते हैं तो वहाँ मानवीय अलंकार होता है। आगे देखो, बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति की तरफ से बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब लेखक क्या सोच रहा है कि बस जो है कहाँ निकल गई थी? अब 15-20 किलोमीटर आगे वो लोग निकल गए थे। लेकिन लेखक को क्या लग रहा है? डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है? लेखक इसलिए डरा हुआ है कि उसको ये लगता है कि बस जो है उसके ब्रेक कभी भी फेल हो सकते थे। हो सकता था कि उसकी स्टीयरिंग टूट जाए। बाहर का मौसम जो था इतना लुभावना, इतना सुहावना था, लेकिन फिर भी लेखक डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि उसको बार बार जो थी बस जब चल रही थी तो उसको आने वाला पेड़ जो था वो ऐसे लग रहा था कि शायद बस इस पेड़ से टकरा जाएगी। यहाँ देखो आपके प्रश्न बनता है एक प्रश्न। क्या है आपके? लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? ठीक है, यह अपना प्रश्न क्या बनता है बच्चों? लेखक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्यों समझ रहा था? क्योंकि लेखक को बार बार ये लग रहा था, क्या लग रहा था कि जब बस चल रही थी तो आने वाला सामने से जो पेड़ आ रहा था वो शायद बस वहाँ टकरा जाएगी और शायद झील दिखाई देती तो उसको ये लगता था कि शायद झील के अंदर बस गोता खा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक बात है। क्या हुआ कि थोड़ी दूर निकले थे, बस वापस रुक गई। बस रुकने के बाद में लेखक के मन में फिर वही सविनय आंदोलन वाली कहानी शुरू हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि ड्राइवर जो है बस को चलाने में अपनी तकलीफ लगा रहा था, लेकिन बस जो थी वो अपनी मनमानी कर रही थी। वो ड्राइवर की नहीं सुन रही थी। लेकिन जो बस में कंपनी का जो हिस्सेदार बैठा था वो यात्रियों को सांत्वना दिलाने के लिए क्या कह रहा था कि बस जो है वो तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। यह तो केवल इत्तेफाक, मतलब यह तो बात अचानक ऐसे ही हो गई। शीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस पटी देने लग रही थी। लगता जिसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बिचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका परिणाम हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अत्येष्टि करनी पड़ेगी। शीन चांदनी, देखो शीन चांदनी का मतलब है मध्य चांदनी। ठीक है, तो लेखक क्या कह रहा है कि मध्यम चांदनी हो रही थी, हल्की हल्की चांदनी रात हो रही थी और पेड़ों के नीचे जो बस खड़ी थी उसको देख के, उसकी हालत देख के बहुत ही दयनीय हालत लग रही थी। लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस की जगह जैसे कोई बिल्कुल थकी हुई बूढ़ी औरत जो है वो थक कर बैठ गई हो। ऐसे लेखक को लग रहा था कि वो बिल्कुल थकी हुई है। उसको आगे क्या लगता है कि इतनी क्या हो, बियाबान का मतलब है बिल्कुल सुनसान जगह जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं, तो केवल पेड़ ही पेड़ हो। तो लेखक क्या कह रहा है कि बिल्कुल हमारे को ये लग रहा था कि अगर यहाँ बस पर्यांत का मतलब अगर बस मर गई तो इस बियाबान जंगल में हमारे को इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। लेखक को क्या लग रहा है कि अगर बस यहाँ मर गई तो इस सुनसान जंगल में हमारे को इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। आगे देखो, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। क्या हुआ कि जब बस रुक गई थी तो गाड़ी में बैठा जो हिस्सेदार था उसने क्या किया, इंजन खोला और इंजन खोलने के बाद में बस की और भी जो थी चाल और भी ज़्यादा धीमी हो गई। उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। आंखों की रोशनी से मतलब है
कि बस की जो लाइटें हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और वो धीरे धीरे रेंगती हुई आगे चल रही थी। इस प्रकार वो कहाँ पहुँचते हैं, पुलिया के ऊपर। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। फिस करना मतलब टायर पंचर हो जाना, फिस करना मतलब टायर पंचर हो जाना, ठीक है। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड से होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के रिश्तेदार की तरह पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे थे। देखा क्या कह रहा है कि जैसे ही हम पुलिया के ऊपर पहुँचे और बस का एक टायर फिर से पंचर हो गया। अगर वो बस स्पीड से होती तो शायद लेखक को लगता है कि शायद वो उछल के नाले में गिर जाती, पलटकर नाले में गिर जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ देखो ये शब्द आया है जान हथेली पर लेकर। जान हथेली पर लेकर मुहावरा है। इसका अर्थ क्या है, अपने प्राणों की बाजी लगा देना। जान हथेली पर लेकर अपने प्राणों की बाजी लगा देना। लेखक को क्या लग रहा है कि इस बस को चलाने वाली जो कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो क्या कर रहा था कि अपनी जान हथेली पर लेके इसमें यात्रा कर रहा था, और ड्राइवर जो है वो क्या कर रहा था, ये अपनी जान हथेली पर लेकर ड्राइवरिंग कर रहा था। लेखक को ये लग रहा है। और साथ में लेखक क्या कह रहा है कि साथ में लेखक अपने को ये समझा रहा है कि इसका टायर जो है इतना कमज़ोर, इतना घिसा हुआ था, लेकिन फिर भी कंपनी के मालिक ने टायर को लगाना या बदलना उचित नहीं समझा, बल्कि जब टायर पंचर हुआ तो कोई नया टायर नहीं लगा के वो एक गाड़ी के अंदर जो रखा हुआ पुराना टायर था उसको बदल के वहाँ लगा दिया। कंपनी का जो मालिक था, कंपनी का जो बैठा हिस्सेदार था, उसने क्या किया कि वही पुराना टायर जो था वापस बस में लगा दिया और बस को चलाने लग गया। यहाँ देखो कंपनी के जो हिस्सेदार थे वो बस में पैसे नहीं लगा रहे थे। बस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हालत में थी, दयनीय हालत में थी, लेकिन वो उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं कर रहे थे। आजकल आपने देखा होगा कि इतनी की सीपीटी बसें अपने को कहीं देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि आजकल अपने भारत सरकार ने एक रोक लगा दी। जितनी भी गाड़ी वगैरह, जितनी भी स्कूटी मोटरसाइकिल वगैरह होती है, उनकी एक टाइम लिमिट करती है कि इतनी पुरानी गाड़ी जो है वो रोड पे नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? उससे कोई भी दुर्घटना होने की संभावना रहती है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। दूसरा किस्सा, टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सिद्ध हमें लोग को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। यहाँ लेखक क्या कह रहे हैं, फिर बैंक में कह रहे हैं कि क्या हुआ कि हमारी जितनी भी तनाव था, जितना भी हमारे को बेताबी थी, वो सारी चीज़ें हमने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि अब हमने उम्मीद होती थी कि हम इस बस से कहीं पहुँच पाएंगे। ना ही हम जबलपुर पहुंच पाएंगे, ना ही हम सतना के लिए रवाना हुए वहाँ पहुंच पाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक उम्मीद छोड़ दी कि अब उनको ये लग रहा था कि हमारे को पूरी ज़िंदगी जो है इसी बस में बितानी होगी। यहाँ तक प्रयाण का मतलब यहाँ तक कि शायद हमारे को मरना भी यहीं पड़े। इस प्रकार जो है सारी चिंता फिक्र छोड़ के लेखक जो है बिल्कुल घर की तरह इत्मीनान से बैठ गए और हंसी मजाक चालू रहा। हंसी मजाक करते हुए वो चलते रहे। तो आई होप बच्चों आपको पाठ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपन चलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।